नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे और उसके बाद हमें वहां पर कुछ रिजल्ट मिलेंगे। यानी उस कंडक्टर के साथ क्या होगा हमें वहां पर देखने को मिलेगा और वो क्यों हुआ या फिर वो रिजल्ट हमें क्यों देखने को मिले, उन्हीं बातों का आज हम यहां पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई कंडक्टर होते क्या हैं। हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया था, कंडक्टर को डिफाइन किया था। अगर आपसे मैं पूछूं कुछ कंडक्टर के एग्जांपल दो तो आप क्या बोलोगे कि जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या होती है, एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। अगर ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है तो ऑब्वियसली बात है जो एनिमल बॉडी होगी वो भी क्या होगी, एक बहुत अच्छी कंडक्टर होगी। उस तरह का जो हमारे जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर। तो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर वही मैंने यहां पर लिख दिया है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इजीली। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, मेटल हैं जो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं या फिर अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे उस तरह से ह्यूमन बॉडी होगी, एनिमल बॉडी होगी, ह्यूमन को करंट लगता है, आंसर जी लगता है। हमें करंट क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाती है। उस तरीके से जानवरों को भी क्या लगता है, करंट लगता है, क्योंकि जानवरों की बॉडी के अंदर से करंट फ्लो कर जाती है। इसलिए मतलब जो जानवरों का शरीर है वो क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। उस तरह जो हमारी अर्थ है, अर्थ भी क्या होती है, एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हम क्या लेते हैं, अर्थिंग लेते हैं। अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक लंबा सा वायर लाते हैं, एक कॉपर की प्लेट लाते हैं, कॉपर की प्लेट को जमीन के अंदर 7-8 फुट गड्ढे में डालते हैं और उस प्लेट से एक वायर अपने घर में जो मेन स्विच होता है वहां पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में जब कभी भी एक्सेस ऑफ करंट आती है या एक्स्ट्रा करंट हमारी लाइनिंग में फ्लो करती है तो वो करंट हमारे पास ना आकर किसी आदमी या किसी स्विच तक ना आकर कहां चले जाती है, अर्थ में चले जाती है। क्यों, अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। तो ये क्या हो गए, यहां पर एग्जाम्पल हो गए कुछ कंडक्टर के। नाउ हर कंडक्टर के पास क्या होती है, एक खासियत होती है। वो खासियत क्या है, मैं यहां पर लाइन लिखूंगा, पहले लाइन लिखेंगे फिर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लाइन क्या है, लाइन ये है कि ऑल कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले लिख के चलते हैं लाइन को, फिर समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्यों होते हैं। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखना, ऑल कंडक्टर हैव, all conductor have large number of free electron, large number of free electrons। ठीक है, नाउ अब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, या पहले समझते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया किसका, कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहां पर क्या ले ली, एक कॉपर की इस तरह से सीट ले ली। ठीक है, आप सब लोगों ने कॉपर की सीट देखी होगी। जब आपका घर बनता है तो जो सीट लाते हो आप अर्थिंग के लिए, वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। अब इस कॉपर की सीट में जो एटम होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के होंगे, ऑब्वियसली बात है। अब मैं यहां से एक एटम को उठाकर बाहर ला रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां से एक एटम को उठाकर मैं बाहर लाया, माना अब उस एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों क्या रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात क्लियर है यहां से। तो ये क्या है, मान लिया इसका न्यूक्लियस है। ये क्या होगा, इसका पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे में कितने हो जाएंगे भाई, हम सब जानते हैं कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरे में कितने हो जाएंगे भाई, 18 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे में कितने होंगे, 18। और लास्ट वाले में कितना बचेगा, मेरे पास कितना हो गया, 10 और 28, एक बचा। इन लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इनकी बात मैं नहीं कर रहा। यानी मैं सिर्फ कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लूंगा, जो कहां पर है, लास्ट में है। यानी ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है और मैं यहां पर कौन सा ऑर्बिट बना रहा हूं, जो लास्ट ऑर्बिट है उसको बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कहां पर है, लास्ट ऑर्बिट में है। नाउ
अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच, इस न्यूक्लियस के बीच और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक खासियत होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा इन दो इलेक्ट्रॉन में होगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें और लास्ट में इसमें। यानी इस इलेक्ट्रॉन में जो कि कहां पर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उसमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे कम होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो इस न्यूक्लियस के साथ क्या है? लूजली बाउंडेड है। अगर ये लूजली बाउंडेड है तो होता क्या है? एट रूम टेम्परेचर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाहर निकलते ही क्या होगा जरा समझो। इनिशियली इस एटम के पास नेट चार्ज कितना था? 0 था, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। यानी इनिशियली जब ये यहां अंदर था इस एटम के पास नेट चार्ज कितना था? 0 था। अब जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही इससे कौन सा चार्ज बाहर निकला? नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके पास, इस एटम के पास कौन से चार्ज की अधिकता होगी या कौन से चार्ज की एक्सेस होगी? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होगी। तो हुआ क्या? ये पूरा का पूरा एटम किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? मैंने बोला है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो यानी इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। यानी इसके अंदर क्या होंगे? एटम की जगह इस तरह से हमें आयंस देखने को मिलेंगे। ये आयंस को देखने को मिले क्योंकि इनसे क्या हो गया है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। यानी इसमें ये क्या है? पहले एटम थे और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये किस में कन्वर्ट हो गए? आयंस में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया कहां? ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकला, देखो इस आयन और इस आयन के बीच में कुछ स्पेसिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस स्पेसिंग में फ्रीली क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। यानी हर एटम से एक एक निकला होगा, मैंने यहां पर ऐसे करके निकाल दिए। ये क्या है मेरे पास? इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस तरह से ये जो स्पेसिंग है इसके बीच में, इनमें क्या करते रहते हैं? आगे पीछे घूमते रहते हैं। या बोल सकते हैं ये घूमने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और ये अमाउंट जो होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन का ये बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट डेटा बोलूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटल जो होता है वो लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कम है या बहुत ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक मेटल के पास या फिर कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गए हैं। अब क्या कर रहे हैं? जो वहां पर आयंस हैं, जो मेटल्स के आयंस हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग है उसमें क्या कर रहे हैं? आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे घूम रहे हैं करके। यानी वो क्या है? घूमने के लिए फ्री है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब क्या करते हैं? इस कंडक्टर को जो मैंने यहां पर लिया है इसको कहां रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और फिर वहां पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं उनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? पहले कंडक्टर लिखा होगा आपने, उसके बाद क्या लिखा होगा? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा। ओके, ये आपकी पहली भी हेडिंग होगी, लेकिन पहले हमने कंडक्टर को डिफाइन किया। अब उसके नीचे डालो क्या? ये चीज, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसके नीचे एक लाइन लिखना। लाइन क्या लिखोगे? व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, वी गेट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ऐसे लिखो। क्या लिखोगे? व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वी गेट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहले जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनको लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये रिजल्ट हमें क्यों देखने को मिले। तो पहला रिजल्ट जो देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिजल्ट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है यहां से। रिजल्ट क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
inside any conductor is always zero, यानी किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। कब? when we place it in external electrostatic field, जब हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अज्यूम कर लो, जैसे मैंने यहां पर एक स्लैब अज्यूम की थी कॉपर की, ऐसे यहां पर भी अज्यूम कर लो। लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्लैब ऑफ कॉपर। नाउ इनिशियली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड, यानी कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां पर मैंने नहीं लगा रखा है। इसका मतलब इसमें की जो बनावट होगी या इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? ऐसा ही होगा, यानी इसके अंदर क्या होंगे, कुछ मेटल के इस तरह से आयंस होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, और जो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इनके बीच में जो स्पेसिंग है उसमें फ्रीली मूव करेंगे, और उन्हीं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो मेरे पास डॉट डॉट है ये क्या है? मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी ऐसे लिख दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका नाम क्या है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां मैंने कोई फील्ड नहीं लगा रखा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फील्ड लगा रहा हूं। अब मुझे यहां जगह चाहिए ना, ये जगह कम है तो मैं इसके लिए इसे मिटा रहा हूं। ठीक, तो यहां बनाते हैं, बढ़िया करके मजे करके बनाएंगे। क्लियर? ओके, तो पहले इसको बना दो। यहां पर ये मेरे पास क्या है? व्हेन वी हैव नो फील्ड, ऐसे जितने नंबर ऑफ इस तरह से आयंस हैं, और फिर इनके बीच में क्या मूव करेंगे? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है भाई? इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है और नो फील्ड कंडीशन है, यहां पर कोई फील्ड नहीं लगा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फील्ड लगा रहा हूं। देखो सेम कंडक्टर है मेरे पास, यही वाला, या कंडक्टर की प्लेट है यूं करके, और ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री 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 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाऊंगा? सिंबॉलिकली दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से है, यानी इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्सटर्नल। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई एक्स टी किसको दिखा रहा है? एक्सटर्नल को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन के रूप में, और पॉजिटिव चार्ज भी है किसके रूप में? इन आयंस के रूप में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स कहां की ओर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है? इधर की ओर, और इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्स कहां की ओर लगेगा? इधर की ओर। यानी यहां पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सब में कहां की ओर फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इन सारे इलेक्ट्रॉन में कहां की ओर फोर्स लग रहा है? इधर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। और दूसरी चीज, ये जितने भी मेरे पास आयंस हैं उनमें कहां की ओर फोर्स लगेगा? इधर की ओर, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आयंस हैवी हैं या फिर लाइट है? बताओ जरा। देखो कॉपर आयन है, कॉपर अगर मैं प्लस बोलूं या +2 बोल दो या प्लस बोल दो, कॉपर प्लस बोल दो, इससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये आयंस बन गया। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, यानी ये जो आयन है ना ये बहुत हैवी आयन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत लाइट है, बिकॉज वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो ये आयन मैंने यहां बनाए हैं, ये वो आयन है जिनसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है बस। यानी ये जो आयन्स हैं बहुत हैवी हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इनका जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं होगा। अगर वो डिस्प्लेस होंगे भी या बहुत ही कम डिस्प्लेस होंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और आयंस पॉजिटिव हैं तो किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन उस फोर्स की वजह से आयंस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आयंस का जो वेट है या आयंस का जो मास है वो बहुत
ज्यादा, वेट नहीं बोले, क्या बोलेंगे, मास। आयंस का जो मास है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इन आयंस का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन इनमें फोर्स लगेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट है, वो सब कहां को डिस्प्लेस होंगे, इधर की ओर क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे। और थोड़ी देर के बाद, यहां बोल सकते हैं एक इंस्टेंट के बाद, जो हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी या यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा इस मेटल प्लेट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ये लगा हुआ है, वो कैसा हमें देखने को मिलेगा, इस तरह से। यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐसे रहेंगे जैसे पहले थे, इस तरह से, 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 ऐसे से, ऐसे, ऐसे, ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या हो गए, ये इकट्ठा हो गए। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से इस प्लेट की ये साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसी प्लेट को मैं कैसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। कैसे, देखो ये मेरे पास प्लेट है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहां पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखा है। और ये वाली प्लेट कैसे होना स्टार्ट होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आए तो ये प्लेट ऐसे नेगेटिव होना स्टार्ट, यानी ये साइड कैसे किस चार्ज की होगी, नेगेटिव चार्ज की, और ये साइड किस चार्ज की होगी, पॉजिटिव चार्ज की। यानी इस साइड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा होते क्या हो पता आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, जो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलूंगा मैं, ई इन बोल दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, ई इन, और ई इन कहां से कहां की ओर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी इन दिस डायरेक्शन। और जो ई एक्सटर्नल है कहां की ओर है, वो इस डायरेक्शन में है, यानी इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इनसाइड दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा, ई नेट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, होगा नहीं होगा, बताओ, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर की है, इधर की ओर है, और ये कहां की ओर है, ई इंटरनल इधर की ओर है। किधर है बात। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कब यहां पर इन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कब जीरो हो जाएगा, या बोल सकते हैं कब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना बंद करेंगे। आंसर है तब मूव करेंगे जब इस ई इंटरनल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते गए करते गए करते गए, जैसे एक दो इलेक्ट्रॉन मूव किए, यहां पर क्या स्टेबलाइज हो गया, अंदर क्या इंड्यूस हो गया, एक ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बड़े 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 बड़े, ई इंटरनल की वैल्यू बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। क्लियर बात। ई एक्सटर्नल फिक्स है, इलेक्ट्रॉन यहां को जाने में है, 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 और एक ऐसा समय आया जहां पर इस ई इंटरनल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई एक्सटर्नल के बराबर होगी। और उस टाइम पर क्या हो जाएगा बताओ, माना ये वो टाइम आ गया, ये वो वक्त आया इस टाइम पर जब ई इंटरनल इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास, ई एक्सटर्नल अभी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर होते गए होते गए होते गए, यहाँ नेगेटिव ये होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, और ये साइड पॉजिटिव 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 होते गई। यहाँ पर जो अंदर की ओर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसके बराबर हो गया, इस केस में क्या हो गया कि जो ई इंटरनल है वो किसके बराबर हो गया, ई एक्सटर्नल के बराबर हो गया। और जैसे ही ये होगा क्या होगा बताओ, यहां पर ई नेट इनसाइड दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। और जैसे ये जीरो होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, जब वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हमने पढ़ा है ना, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है। अगर ई ही जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब यहां पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पर ए एक्सटर्नल की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर दूं, मैं थोड़ा सा और बढ़ा दी, माना क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाऊंगा जो एक्सटर्नल है, अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इधर की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर की ओर, बिकॉज दिस इज कंडक्टर एंड इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं खाली 1 मीटर क्यूब लेता हूं उसी में 10 टू द पावर 29 के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा लूं उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर जाएंगे, और अगेन तब तक मूव करेंगे जब तक कि ई इंटरनल की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। जैसे ये कंडीशन आएगी ई इंटरनल इक्वल टू ई एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे। अब ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगा जैसे मैं समझा रहा हूं यहां पर,
बहुत फास्ट हो गए, इतना टाइम लगेगा कि पहले ये हुआ, फिर आराम से होगा, फिर आराम से होगा, फिर ये होगा, फिर झट ऐसे होगा ये चीज, ठीक है। खट करके यहाँ पर अंदर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है स्टेप नंबर 1 का, रिजल्ट नंबर 1 का, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, जो कि साफ साफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किधर है इतनी बात, तो एक बात ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन भी आया है इस साल बोर्ड के एग्जाम में, आई थिंक सेट बी में आ रखा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आई थिंक उन्होंने पोटेंशियल के बारे में कमेंट पूछा था, तो आता हो यहीं से है, अगर ये समझ में आ गया तभी वो पोटेंशियल वाला समझ में आएगा, ठीक है। घुमाए क्वेश्चन पूछा था, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, 0 होता है, याद रख लो। किधर है बात, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की ओर, और रिजल्ट है हमारे क्या, रिजल्ट नंबर 2। इसको मिटाऊं मैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2 लिखेंगे, क्या है रिजल्ट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिजल्ट नंबर 2, अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर को चार्ज देता हूं, जैसे मान लिया मेरे पास यहां पर एक कंडक्टर है यूं करके, ठीक है। मैंने अभी इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। क्यों, क्योंकि इस कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बाहर से कुछ एक्सेस ऑफ चार्ज दे रहा हूं, माना मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया इसको, बाहर से कहीं से कुछ किया मैंने, कुछ ऐसे प्रोसेस यूज करी, इंडक्शन हो सकता है, वो फ्रिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके से मैंने क्या किया, इसको कुछ चार्ज दिया। अब क्वेश्चन है वो चार्ज कहां जाएगा, इसके वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर जाएगा, या इसके सरफेस में रह जाएगा, या पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर सिर्फ सरफेस में रहेगा, ये क्वेश्चन है। और यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिला कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सेस ऑफ चार्ज देते हैं, बाहर से चार्ज दे रहे हैं, तब वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस में ही रहता है, उसके अंदर कभी नहीं जाता है। तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये इसके अंदर न जाकर क्या होगा, इसकी सरफेस में इस तरह से यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। और यही क्या है, हमारा सेकंड रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ चार्ज गिवन टू एक्सेस ऑफ चार्ज given to conductor is reside only on surface, only on surface। यानी जो भी एक्सेस ऑफ चार्ज होगा वो सिर्फ कहां पर देखने को मिलेगा मेरे को, उसके सरफेस पर देखने को मिलेगा, इसके इंटीरियर में या इसके वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये क्या है, हमारा सेकंड रिजल्ट है। अब रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन, हिंट डालो क्या, एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है, हम उल्टा अज्यूम कर लेंगे, हमें बोल देंगे कि उसके अंदर कुछ चार्ज है, और फिर ये प्रूफ कर देंगे कि उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अज्यूम कर लो इस तरह से मेरे पास क्या है, कि कंडक्टर है यूं करके, मैंने इसको बाहर से कुछ चार्ज दिया, माना कितना चार्ज दिया मैंने इसको, प्लस क्यू चार्ज दिया, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है माना इसके वॉल्यूम में चला गया, कहां चला गया, इसके वॉल्यूम के अंदर, माना यहां कहीं चला गया, ठीक है। इसके वॉल्यूम के अंदर वो चार्ज लगा गया, सरफेस पर नहीं गया, कहां गया, वॉल्यूम के अंदर गया, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर गॉस लॉ का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब गॉस लॉ का यूज करने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, ये मतलब मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने इस तरह से यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, ठीक है, इस तरह से कर दी मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, जो मेरे पास इस कंडक्टर की सरफेस है उससे जस्ट सट के मैंने बना रखा है, क्लियर है बात, यानी ताकि पूरा वॉल्यूम क्या हो जाए, कवर हो जाए। ये डॉटेड वाली क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तब इस गॉसियन सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास करेगा, एंड दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर होगा, जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां ये कैपिटल लिया तो यहां भी कैपिटल ले लेंगे, ठीक है। नाउ अब हमने फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर होता है, थोड़ा याद रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds या फिर E डॉट dA, हमने ऐसा पढ़ा था कुछ, ओके। नाउ ये भी वही फ्लक्स है, ये भी वही फ्लक्स है। नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट
डी आ जाएगा। ये ई क्या है? ई है मेरे पास इस गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो ई है। ये बात समझ में आ रही है? नाउ अब ये गॉसियन सरफेस कहाँ है? कंडक्टर के अंदर है। अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी नहीं होगी? आंसर हाँ जी होगी। अगर इस ई की वैल्यू 0 है तो यहां से मेरे पास q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट q इक्वल टू 0। यानी जो चार्ज मैं बोल रहा हूं कि इसके वॉल्यूम में गया वो अगेन कितना है? 0 है। अगर वॉल्यूम में चार्ज 0 है तो चार्ज के पास सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो कौन सी है भाई? सरफेस है। तो ये जो चार्ज मैं q इसको दूंगा वो हमेशा कहां जाएगा? इसके वॉल्यूम में नहीं जाकर कहां जाएगा? इसकी सरफेस में जाएगा, कुछ इस तरह से। ये बात क्लियर है? तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? जो सेकंड रिजल्ट है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या है सेकंड रिजल्ट? एक्सेस ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज रिसाइड ओनली ऑन सरफेस। सरफेस ऑफ कंडक्टर लिख देना, ठीक है? सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, अब बढ़ते हैं अपने किस रिजल्ट की ओर? थर्ड रिजल्ट की ओर। थर्ड रिजल्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। क्या थर्ड रिजल्ट? समझो। थर्ड रिजल्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर, ये कैसा कंडक्टर है? एक चार्ज कंडक्टर, यानी इसको बाहर से क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है, जैसे चार्ज कंडक्टर, ठीक है? तो थर्ड रिजल्ट को ऐसा बोलता है, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the surface of charged conductor, ठीक है? यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो हमेशा चार्ज कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होगा, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर होगा। अज्यूम कर लो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, यही वाला उठा लो, ये वाला, ठीक है? मैंने इसको चार्ज कर रखा है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज बाहर से दे रखा है। इसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, जो कि इसकी सरफेस में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सरफेस पर ही क्यों क्या? बिकॉज अवर सेकंड रिजल्ट, ठीक है? अब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। यानी यहां पर कैसे होगा? इस तरह से। यहां पर कैसे होगा? इस तरह से। यहां पर कैसे होगा? इस तरह से। यहां पर कैसे? ऐसे। यहां पर कैसे? ऐसे। अगेन यहां पर इस तरह से, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं दिख रहा है। यहां पर कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है? और यहां पर कैसे होगा? ऐसे होगा। यहां पर कैसे होगा? ऐसे होगा। यानी ये एंगल कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री का होने वाला है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है मेरे पास? ई है, विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टर, जो कि चार्ज कंडक्टर के हमेशा कैसे होगा? नॉर्मल होगा। अब बारी है किसकी? इसके एक्सप्लेनेशन की। तो डालो क्या? एक्सप्लेनेशन। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों होगा, जरा समझो। कैसे करेंगे? अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, अगेन सेम चीज ले रहे हैं और हम उल्टा अज्यूम करके चलेंगे। हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर नहीं है और ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने लिया है वो गलत लिया है। तो क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि वो हमेशा कैसे होता है? नॉर्मल होता है। तो ये मेरे पास इस तरह से यहां पर क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? इस पर चार्ज है, ठीक है? ये एक्सेस ऑफ चार्ज, या चार्ज कंडक्टर है। मैं अज्यूम कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसके नॉर्मल नोर कैसे है? किसी एक एंगल पर है, इस तरह से। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे है। क्लियर है बात? नाउ अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट क्या होता है? जो इसको एक लाइन जो इसको सिर्फ एक बार टच करेगी। तो इस पॉइंट पर जो एंगल टेंजेंट से बनाएगा वही तो इसके सरफेस से भी बनाएगा। तो लेट अस से दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल क्या है मेरे पास? थीटा है। अब इस ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज इन दिस डायरेक्शन और दूसरा कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। क्या बता दो? एक ऐसे पैरेललोग्राम बना दो इस तरह से। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ऐसे और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है? इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा, बिकॉज थीटा की ओर है। और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? ई साइन थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ जो ई कॉस थीटा है इसका नाम क्या बोलता हूं? ये अलोंग द टेंजेंट है। तो दिस इज अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है? और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? दिस इज
नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसको क्या बोलूंगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आई बात। नाउ नॉर्मल कंपोनेंट सही है, वो तो हम कह ही रहे हैं, वो तो हमारा स्टेटमेंट है कि भाई एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन दिक्कत कौन सा वाला कर रहा है, ई कॉस्ट वाला, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। और कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी अलोंग द टेंजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है, तो जो मैंने इसको एक्सेस ऑफ चार्ज दे रखा है, यानी प्लस चार्ज दे रखा है, तो इसको कहां को धक्का देगा, ये इधर की ओर, इसमें क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, तो ये ऐसे होगा, यानी यहां पर इसमें कहां की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। इस चार्ज में फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर, यानी हर पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, नहीं होगा, आंसर आज ही होगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको इस चार्ज पर कहां की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। यहां पर कहां की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। यहां पर कहां की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। यहां पर कहां की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। यानी इस चार्ज में जो कि इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। देखो लग रहा है यूं करके, यानी क्या होना चाहिए था, इस चार्ज ने इस तरह से मूव करना चाहिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बातों को फॉलो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज मूव नहीं करता है, यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के सर्कमस्टेंसेस को यहां बोल सकते हैं, उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी से दैट चार्ज इज स्टेशनरी, लेकिन यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कभी आपको ऐसा दिखाई देता है कि मेरे पास कोई गिलास रखा हुआ है, उसको मैंने एक्सेस ऑफ चार्ज दिया, उसमें ऐसे चार्ज मूव करने लग गया। अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट लगेगा ना। और आपने कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने गिलास को छुआ, आपको करंट लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग। ये जो मेरे पास ई कॉस थीटा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कभी होगा ही नहीं, यानी इसके पास कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ई कॉस थीटा होगी उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहां से मेरे पास कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, कॉस थीटा कहां पर जीरो होता है, 90 पर। यानी ये जो एंगल मैंने लिया है थीटा, ये हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ये क्या है, तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट और उसका एक्सप्लेनेशन है। समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले रिजल्ट की ओर, जो कि हमारा है रिजल्ट नंबर 4। तो थर्ड हो गया, एंड डालो, रिजल्ट नंबर 4, इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। यहां से क्वेश्चन आ रखा है इस साल। रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4 क्या कहता है, रिजल्ट नंबर 4 कहता है इन द इंटीरियर ऑफ एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी इंटीरियर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जरा समझो क्यों होता है कांस्टेंट। अगर एज्यूम कर लो ये कंडक्टर ले लो, मैं ये कंडक्टर मैंने ले लिया, इस तरह से कंडक्टर है मान लिया, इसके अंदर ई नेट कितना होगा बताओ, इसके अंदर ई नेट विल बी इक्वल टू 0, जो कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट से निकल के आया। अब देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कुछ लेक्चर पहले कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी वी ओवर डी आर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डी वी ओवर डी आर। तो यहाँ से मेरे पास डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू, ये माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी वी यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, इस डी आर को यहाँ भेजो, अगेन कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर डी वी इक्वल टू 0 है यानी चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से क्या बोलूंगा मैं, जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस शो दैट कि पोटेंशियल इनसाइड एनी कंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा, 0 नहीं, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल इनसाइड एनी कंडक्टर इज कांस्टेंट। क्लियर बात। तो यहां भाई पोटेंशियल क्या होना है, इसने कांस्टेंट होना है। अगर यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अगर मैं इसके अंदर किसी एक चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाऊं
तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? बताओ, अगर मैं इसके अंदर किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाता हूं, क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? देखो, वर्क इक्वल टू क्या होता है, कुछ ऐसे डिफाइन किया था ना, वर्क ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, ऐसे डिफाइन किया था। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इस ए से बी में ले जाता हूं तो मुझे क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? देखो, इन दोनों में पोटेंशियल क्या है, सेम है, यानी वी बी इक्वल टू वी ए है, बिकॉज यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ होगा, तभी तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर ये दोनों सेम है तो 0 इंटू क्यू नॉट, तो दिस इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाऊंगा तो किया गया नेट वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे ही बोल सकता था कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा टेस्ट चार्ज पर, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली बात है हमें वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहां से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर बात? नाउ अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल यानी इसी के अंदर, इसी रिजल्ट के अंदर एक और चीज है क्या, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस से पोटेंशियल के बारे में आप क्या कमेंट करोगे? देखो जरा समझो, इसके लिए थोड़ा पोटेंशियल वाला अब जो लेक्चर है उसको पढ़ के आना। देखो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मेरे पास इस तरह से ये कंडक्टर है, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस तरह से बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे, इन नॉर्मल टू द सरफेस है, ऐसे आंसर है, हाजी है, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए। क्या करूँगा, मैं पहले इन्फिनिटी पर जाऊँगा, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन इस पॉइंट तक लाऊंगा, और जितना वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, यहाँ पर पोटेंशियल के बराबर होगा, ये मानते हुए कि जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम या फिर यूनिट है, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया, एक क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाया, और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, यूनिट है, ठीक है। यहां से लाया 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 यहां रख दिया, और यहां रखने में जितना वर्क किया गया, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, होगा नहीं होगा, यानी यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होगा। अब देखो मैं यहां पर दूसरा पॉइंट चूज कर रहा हूं, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, मैंने पॉइंट बी चूज कर दिया। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए अगर मुझे कहां जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी, माना ये इन्फिनिटी है, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को ऐसे लाया मैं यूं करके, और माना यहाँ क्यू नॉट है, और क्यू नॉट की वैल्यू कैसी है, अगेन यूनिट है, यहां से मैं इस टेस्ट चार्ज को ऐसे लाया 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 यहां रख दिया। अब यहां से यहां लाने में अगेन कुछ वर्क डन किया जाएगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि इन दोनों केस में वर्क डन सेम होगा या अलग अलग होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं वर्क डन क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। लेट अस से दिस पोटेंशियल इज वीबी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, वी आया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, वीबी आया। ओके नाउ, यानी यहां से क्यू नॉट को लाया मैंने यहां रख दिया, और यहां से क्यू नॉट को लाया मैंने कहां रख दिया, इधर रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सरफेस के अंदर जा रहा हूं, यानी जो कंडक्टर है उसके इंटीरियर में जा रहा हूं, किस चार्ज को लेके, इस क्यू नॉट चार्ज को लेके। यहां पोटेंशियल कितना है, वी ए है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब जैसे मैं इसके इंटीरियर में घुसा, जैसे मैं इसके इंटीरियर में घुसा, माना मैं इस पॉइंट पर आ गया, कहां पर आ गया मैं, इस ए पॉइंट से सी पॉइंट पर आ गया, क्या पोटेंशियल में चेंज आएगा या नहीं आएगा, बताओ। जैसे मैं इसके सरफेस से इसके इंटीरियर में घुसा और सी पॉइंट पर आ गया, क्या इसके पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो इंटीरियर में घुस रहा हूं, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, वी ए के बराबर होगा। ओके अब देखो, अब मैं इस बी पॉइंट से अंदर आ रहा हूं, माना मैं बी पॉइंट से फिर क्या आ गया, अंदर आ गया, और कहां पहुंच गया, इस क्यू नॉट से मैं इसके इंटीरियर में घुसा और कहां पहुंच गया, इस पॉइंट डी पर पहुंच गया। यहां पर कितना पोटेंशियल था, वीवी था। अब जैसे इसके अंदर घुसा, कहां पहुंच गया, डी में पहुंच गया, क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इस डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, वी बी के बराबर होगा। अब जरा समझो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, यहां पोटेंशियल वी ए है, यहां पोटेंशियल वी बी है, क्या ये सही लिखा है मैंने, ये दोनों पोटेंशियल अलग अलग हैं, क्या ये सही है, नहीं है सही। यानी इन दोनों ने क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों ने बराबर होना चाहिए, उसके लिए इन दोनों ने भी
बराबर होना चाहिए। यानी किसी कंडक्टर के सरफेस में पोटेंशियल क्या होता है, हर पॉइंट में सेम होता है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज सेम। यानी किसी कंडक्टर की सरफेस में जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। तो दिस इज कमेंट ऑन पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इसमें लिख के चलेंगे पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सेम। ऐसे लिखो, लाइन बना के, एरो बना के, पोटेंशियल एट every point on the surface of conductor may be same। यानी किसी भी कंडक्टर की सरफेस मगर पोटेंशियल अगर हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सरफेस इज एक्ट लाइक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो दिस इज अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या है, हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अज्यूम कर लो मैंने मान लिया कि इस कंडक्टर की सरफेस पर इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये है, बताओ इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर भी कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। क्यों, जैसे मैं अंदर एंटर करूंगा पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं, तो जितना पोटेंशियल इतना यहां है उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा। ठीक है, यानी जैसे मैं बाहर से अंदर इंटीरियर में घुसता हूं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर होगी, अब यहां पर एक और क्वेश्चन है। अगेन मैंने सेम इस तरह से कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर के इस पूरी सरफेस में पोटेंशियल सेम है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसकी सरफेस से जस्ट आउटसाइड जाता हूं, ठीक है, जस्ट अबव द सरफेस, जस्ट अबव द सरफेस, बताओ अब पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं आएगा, बताओ। मैं क्या किया, इसकी सरफेस से जस्ट बाहर गया, जस्ट आगे गया, तो इसकी पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं आएगा। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस वे, अगर नेगेटिव है तो अंदर की ओर, पॉजिटिव है तो बाहर की ओर। तो यहां पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहां से यहां जाने में कुछ न कुछ वर्क डन किया होगा। अगर वर्क डन किया है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। किधर बात, यानी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर द पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन पूरी सरफेस में क्या होगा, सेम होगा, और अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बात, तो यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर 4th रिजल्ट। अब यहां पर 2 और रिजल्ट हैं। एक आता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर शीट, और जो छठा रिजल्ट आता है वो आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कि हमारे क्या रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक रहेंगे। आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा हो गया, आई थिंक 30 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जितने भी हमने 4 रिजल्ट डिस्कस किए हैं, और 4 के 4 क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।